नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद रिचा मैम। आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में हम इसको तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इसके बारे में जो हमें जानकारी मिली वो फ्रांसिस वाई एजवर्थ से मिली, जो कि इंग्लैंड के थे और 1881 में इन्होंने इसके बारे में बताया। एजवर्थ इट वाज देन रिफाइंड बाय विल्फ्रेडो पैरेटो, एन इटालियन इकोनॉमिस्ट। लेकिन ये इसके ओरिजिन या हिस्ट्री से रिलेटेड है। मेन जो इसमें नाम आता है या सिस्टमैटिक तरीके से इसको जो प्रेजेंट किया, उसमें दो ही नाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, प्रोफेसर जॉन रिचर्ड हिक्स या J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन। ये दोनों नाम ही आपको मेनली इसमें याद रखने हैं, G.D. एलन और J.R. हिक्स, जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया 1934 में। अब ये होता क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स representing all the different combinations of two substitute goods। देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, इसका मतलब ही ये है कि दो प्रोडक्ट हैं जो कि सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट्स मीन्स जो हम एक के जगह पर दूसरा यूज कर सकते हैं, यानी कि उनके जो यूजेस हैं वो लगभग सिमिलर हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और उन दोनों गुड्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन मीन्स किसी एक कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, दूसरे की कम है, दूसरे में कुछ और क्वांटिटीज हो सकती है, तीसरे में कुछ और क्वांटिटीज हो सकती हैं। सो मैनी कॉम्बिनेशंस ऑफ दोज टू सब्स्टिट्यूट गुड्स which yield equal level of utility or the satisfaction to the consumer। अब कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो हमने वेरियस कॉम्बिनेशंस बनाए हैं दो प्रोडक्ट्स के, जिनको हम एक्स और वाई प्रोडक्ट कह सकते हैं, उनसे मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल होनी चाहिए। अब जब सेम यूटिलिटी हमें चाहिए लेकिन कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हैं, तो सीधा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होगा कि अगर हम एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे की हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी, या पहले की हम डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे की हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। लेकिन उनके रेशियोज क्या होंगे ये हम आगे अभी पढ़ेंगे कि कितना होना चाहिए। लेकिन ये निश्चित है कि एक की हमने क्वांटिटी को घटाया है तो दूसरे को बढ़ाएंगे ही। तो यहाँ पर अब इन दोनों प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशंस हो गए, और वो कॉम्बिनेशंस बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब वो सारे कॉम्बिनेशंस हम एक ही कर्व पर शो करेंगे तो उस कर्व को हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। चलिए दोबारा से एक बार देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स या जिनको हमने कॉम्बिनेशंस कहा था, उन कॉम्बिनेशंस के पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू सब्स्टिट्यूट गुड्स which are providing equal level of utility or the satisfaction। Indifference curve या IC shows all possible combinations of x and y। मैंने यहाँ एप्पल एंड मैंगोज लिख दिया, कोई भी यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बिटवीन विच अ पर्सन इज इंडिफरेंट। अब इसका नाम इंडिफरेंस कर्व क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर इज टोटली इंडिफरेंट टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशंस। मतलब जो कंज्यूमर है, अगर हमने ABCD 4 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं दो प्रोडक्ट्स के, तो कंज्यूमर कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझे A कॉम्बिनेशन चाहिए या B कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा कहता है तो डेफिनेटली उस कॉम्बिनेशन से उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। अब क्योंकि यूटिलिटी सेम है तो कंज्यूमर कभी भी उनमें से सिलेक्शन नहीं करेगा, चुनाव नहीं करेगा। उसे कोई भी कॉम्बिनेशन दे दिया जाए वो उसको कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन उसको सेम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है।
तो इसीलिए कहा जाता है कंज्यूमर वहाँ पे इंडिफरेंट रहता है कि कोई भी उसे कॉम्बिनेशन दे दिया जाए। दैट्स वाई वी कॉल इट इंडिफरेंस कर दिया हिंदी में। क्योंकि कंज्यूमर तटस्थ रहता है, हम उसे तटस्थता वक्र कहते हैं। अब जो इसकी अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस या कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं इसको स्टडी करने के लिए, कंज्यूमर इज रेशनल और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को ही वो चूज करेगा। क्योंकि हम कंज्यूमर को एक विवेकशील प्राणी मानते हैं, सेंसिबल पर्सन मानते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमेशा सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश ही करेगा। यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। हम यहाँ पर यूटिलिटी को फील कर सकते हैं या उसमें प्रायोरिटीज दे सकते हैं कि इससे हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, इससे कम मिल रही है, लेकिन हम उसको नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं या मैं एप्पल खा रही हूँ तो मुझे खुद अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि मुझे कितना टेस्टी लगा, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, लेकिन नंबर्स में बताना कितना टेस्टी लगा वो पॉसिबल नहीं है। तो वही एक कंसेप्ट फॉलो करता है कि यूटिलिटी को हम सिर्फ कंपेयर करते हैं। कंसिस्टेंस इन चॉइस, जो कंज्यूमर है वो जो भी चॉइस बनाता है उस पर कंसिस्टेंट रहता है, उसको वो बार बार चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार तो वो कह रहा है मुझे ए कॉम्बिनेशन है इज प्रोवाइडिंग बेटर या ग्रेटर सेटिस्फैक्शन देन बी, और बाद में वो ये कह दे कि नाउ बी इज प्रोवाइडिंग ग्रेटर सेटिस्फैक्शन देन ए। ऐसा नहीं होता, जो वो उसने डिसाइड किया उसी पर वो कंसिस्टेंट रहेगा। कंज्यूमर्स प्रेफरेंस इज ट्रांजिटिव, यानी कि वो एक कहना चाहिए रीजनेबल तरीके से बने रहेंगे। अगर ए कॉम्बिनेशन बी से ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, बी सी से ज़्यादा दे रहा है, तो ओबियसली ए सी से भी ज़्यादा दे रहा है। आगे जाकर ये चीज़ें इंटरचेंज नहीं हो सकती। डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स है वो डिमिनिशिंग होगा। जैसे मैंने कहा कि हर कॉम्बिनेशन में हम क्वांटिटीज को चेंज करते हैं, तो वो क्वांटिटीज चेंज होने का मतलब है कि हम एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे और दूसरे की घटाएंगे, तो उनका आपस में प्रपोर्शन क्या होगा। हम एक प्रोडक्ट की एक यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी कम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कि कितनी उसकी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन। इसको हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे केवल एमआरएस से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इसको हम कहते हैं। तो बस यही इसमें ध्यान रखना है कि एक प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी या एक यूनिट को बढ़ाने के लिए हम उसके सब्स्टिट्यूट की कितनी क्वांटिटी को घटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद डिपेंडेंट यूटिलिटी, प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है वो उसके दूसरे जो भी हमारा सब्स्टिट्यूट है उसकी क्वांटिटी पर भी डिपेंड करती है। ए लार्ज बंडल ऑफ गुड्स प्रिफर टू स्मॉल बंडल, जैसे कि हमने पहले ही कहा कंज्यूमर इज अ सेंसिबल पर्सन, तो हमेशा वो ज़्यादा क्वांटिटी को प्रिफर करेगा कम क्वांटिटी के बदले में। अब आता है इंडिफरेंस शेड्यूल। यहाँ जस्ट द रिप्रेजेंटेशन इन अ टैबुलर फॉर्म, जो हमने कॉम्बिनेशंस को स्टडी किया या हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं दो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के, उनको जब हम टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे, दोनों की क्वांटिटीज़ को अलग अलग डिफाइन कर देंगे, तो वो हमारा इंडिफरेंस शेड्यूल बन जाएगा। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस of commodities which are equally satisfactory to the consumer concern, यानी कि सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस जो सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये अब हमारा शेड्यूल आ जाता है। देखिए इसमें हमने 5 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, A, B, C, D, E, और 2 हमारे पास प्रोडक्ट हैं X एंड Y, जिसको हमने एप्पल और मैंगोज के फॉर्म में लिया है। तो इन A कॉम्बिनेशन एप्पल की क्वांटिटी हमने 15 ली और मैंगोज की सिंगल यूनिट, और इससे हमें एक डेफिनेट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है।
अब बी कॉम्बिनेशन में हम मैंगो की एक यूनिट बढ़ाना चाहते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं। उसके लिए हम एप्पल की कई सारी यूनिट्स को घटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे एक सीधा सा तरीका होता है ना कि जो प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है उसकी वैल्यू हमारे लिए कम होती है और जो कम क्वांटिटी में है उसकी वैल्यू हमारे लिए ज़्यादा होती है। तो अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो मैंगो की एक यूनिट बढ़ाने के लिए कंज्यूमर एप्पल की 4 यूनिट्स को डिक्रीज करने के लिए तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमारा एमआरएस या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बनता है कि एक मैंगो के बराबर है 4 एप्पल्स। तो 4y यहाँ पर हो जाता है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगेन वो फिर से जो सी कॉम्बिनेशन है उसमें मैंगो की एक और यूनिट बढ़ाना चाहता है। अब उसके लिए फिर से वो एप्पल की क्वांटिटी को कम करता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे जैसे उसके पास एप्पल की क्वांटिटी कम होगी वैसे वैसे एप्पल की वैल्यू भी उसके लिए बढ़ने लगेगी। हर बार वो पहले से कम एप्पल की क्वांटिटी को घटाना चाहेगा। घटा तो वो हर बार रहा है, जैसे जैसे वो मैंगो की एक एक यूनिट बढ़ा रहा है हर बार वो एप्पल की क्वांटिटी को घटा रहा है, लेकिन हर बार उसकी जो क्वांटिटी कम हो रही है वो पहले से कम है, घटती हुई। पहले एक मैंगो बढ़ाने के लिए उसने 4 एप्पल्स को कम किया, फिर एक यूनिट मैंगो की बढ़ाने के लिए उसने केवल 3 एप्पल्स को कम किया। अगेन एक बढ़ाना है तो उसने केवल 2 एप्पल्स को कम किया, फिर एक, और एक लेवल के बाद वो वाई प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम करना बंद कर देगा, वो उससे ज़्यादा नहीं घटाएगा क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0 तक नहीं पहुंच सकती। तो अब ओवरऑल हमने 5 कॉम्बिनेशंस लिए ABCDE जिसमें वेरियस क्वांटिटीज ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज है। और यहाँ पर जब हम एमआरएस को स्टडी करते हैं तो इस तरह से जब हमने इसको लिया तो हमारी जो एमआरएस निकल कर आती है 4y 3 2 एंड 1y, यानी कि जो एमआरएस है वो घटती हुई होती है। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिफरेंस कर्व के केस में घटता हुआ होता है और यही मेन कारण है जो इंडिफरेंस कर्व की शेप को डिसाइड करता है। देखिए यहाँ पर जब हम इसको बनाते हैं, फर्स्ट ए कॉम्बिनेशन में 1 यूनिट ऑफ मैंगो while 15 of apples, B में 2 mangoes and 11 एप्पल। तो अगेन वो 5 कॉम्बिनेशंस हमने ले लिए और इन पांचों को मिला के यानी कि लोकस ऑफ पॉइंट्स प्रोवाइडिंग द सेम यूटिलिटी वो हमने बनाया। तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व बन के तैयार हो जाता है। हर पॉइंट के साथ उसकी क्वांटिटीज को मैंने लिखा हुआ है। अब जो इसकी शेप बन के आ रही है वो हम देखें, ऊपर से तेजी से नीचे की तरफ आएगा, फिर जैसे जैसे नीचे आएगा वो आगे की तरफ घूमता चला जाए। कभी भी वो सीधा इस तरीके से नहीं आएगा कि वो एक्सिस को टच कर जाए, आइदर ओ वाई एक्सिस और ओ एक्स एक्सिस, कभी भी वो उसको टच नहीं करेगा। इस शेप को हम बोलते हैं कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ये इंडिफरेंस कर्व हमारा कन्वेक्स टू द ऑरिजिन शेप का बनता है, तेजी से नीचे की तरफ घटता है और फिर इस तरह से घूम जाता है। और शेप का मेन जो रीजन है वो क्या है, डिमिनिशिंग रेट ऑफ एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इससे रिलेटेड हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड, हमेशा नेगेटिव स्लोप का होगा क्योंकि मैंने कहा था अगर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ी है तो दूसरे की जरूर घटेगी, तो इन्वर्स डायरेक्शन रहेगा दोनों का, तो इसलिए ये कर्व हमारा नेगेटिव स्लोप का ही बनेगा। ये अलग बात है कि किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी को बढ़ाया और कितनी घटाया। इसके बाद इट कैन नेवर बी अ पॉजिटिव स्लोप कर्व, क्योंकि पॉजिटिव यानी कि राइजिंग कर्व अगर हम बनाते हैं तो दोनों प्रोडक्ट की क्वांटिटीज बढ़ती चली जाएंगी और अगर दोनों प्रोडक्ट की क्वांटिटीज बढ़ेंगी तो सेटिस्फेक्शन का लेवल या यूटिलिटी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, फिर वो इंडिफरेंस कर्व नहीं रहेगा। और इसी तरीके से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अगर हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में इंडिफरेंस कर्व को बना देते हैं तो उसका मतलब भी यही हो जाएगा कि एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी कांस्टेंट है जबकि एक की इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। और ऐसा होने से भी जो यूटिलिटी का लेवल है वो चेंज
हो जाता है। ये जरूरी है कि अगर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ी है तो दूसरे की घटे। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। देखो जो मैंने अभी भी बताया था कि जो शेप है वो शेप है कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर से इंडिफरेंस कर्व जब नीचे की तरफ आता है तो तेजी से नीचे की तरफ घटता है, क्योंकि हमने ज्यादा क्वांटिटी कम कर रहे हैं एक्स प्रोडक्ट की। फिर जैसे जैसे नीचे आता है हम इसकी क्वांटिटीज को कम करते हैं, यानी कि जो एमआरएस है वो घटता हुआ होता है, जिसकी वजह से ऊपर से ही नीचे से तेजी से गिरता है और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ घूम जाता है और ये आगे चला जाता है। अगर यही कर्व हमारा इस तरह से ना होके इधर की ये होता है हमारा ऑरिजिन, इस ऑरिजिन की तरफ झुक जाए तो ये हो जाएगा हमारा नतोदर, जिसको हम बोलेंगे। तो नतोदर ना होकर इसकी जो शेप है वो उन्नतोदर, हिंदी में हम बोलते हैं उन्नतोदर, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर, यानी कि नीचे से की तरफ आकर दूर हटता हुआ मूल बिंदु, यानी कि कन्वेक्स टू द ऑरिजिन या मूल बिंदु से दूर हटता हुआ ये इंडिफरेंस कर्व हमारा बनता है। और इसका रीजन क्या है? मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है these curves can never intersect, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो जो हमारी अजम्पशंस हैं वो आपस में क्लैश कर जाती हैं, क्योंकि एक अजम्पशन हमारी ये है कि इंडिफरेंस कर्व पे हर पॉइंट, जो भी जितने भी पॉइंट हो सकते हैं, हर पॉइंट पर जो कॉम्बिनेशंस होंगे एक्स और वाई प्रोडक्ट के वो सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे। दूसरी तरफ ये है कि अगर हमने एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाया है तो दूसरे की हमें क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा। अगर हम केवल बढ़ाते हैं या केवल घटाते हैं तो यूटिलिटी का लेवल फिर सेम नहीं रहता। जैसे यहाँ पर हमने एक कर्व लिया आईसी और आईसी पर हमने 3 पॉइंट्स लिए बी, ई और सी, और अजम्पशन के अकॉर्डिंग तीनों ही जो पॉइंट्स हैं आर प्रोवाइडिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर अगर हम एक और कर्व बना दें IC1 जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है IC को, तो अगेन हम इस पर 3 पॉइंट्स देखते हैं A, E और D। ये तीनों पॉइंट्स भी जो कि एक ही IC1 कर्व पे हैं सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि जो E पॉइंट है, E कॉमन है IC1 पे भी और IC पर भी, तो इसके हिसाब से AED पर सेम यूटिलिटी है, BE और C पर भी सेम यूटिलिटी है। इसका मतलब ये पांचों पॉइंट कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई देखते हैं तो ए कॉम्बिनेशन पर ये डेफिनेट क्वांटिटीज हो गई एक्स और वाई की, लेकिन जब हम बी पर आते हैं तो वाई की क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहती है लेकिन एक्स की हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमने कम तो कुछ किया नहीं, केवल बढ़ाया है, और जब बढ़ाया है तो डेफिनेटली इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग बी कॉम्बिनेशन ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है ए से। तो यहाँ पर दोनों तरीके से अगर हम देखें, एक तरफ तो हम ये प्रूव कर रहे हैं कि पांचों पॉइंट हमें सेम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी अजम्पशन आती है कि बी ज्यादा दे रहा है, ई कम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी अजम्पशंस आपस में क्लैश हो जाती हैं, इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है दे कैन नेवर टच द एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व अगर एक्सिस को टच कर जाए, जैसे यहाँ पे y को टच किया, तो टच वाले पॉइंट पर जाकर एक प्रोडक्ट यानी कि x की क्वांटिटी 0 हो जाती है, और अगर वो एक्सिस को टच करेगा तो y प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये कर्व्स कभी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकते। अब इसी में एक और छोटा सा टर्म आता है इंडिफरेंस मैप। कुछ भी नहीं है बच्चों, इसमें सिर्फ जो हमने इंडिफरेंस कर्व को स्टडी किया, जब हम बहुत सारे कर्व या दो से ज्यादा कर्व एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं तो वो हमारा इंडिफरेंस मैप बन जाता है।
So indifference map is the graphical representation of two or more indifference curves. बाकी हमारा वही है, showing the several combinations of different quantities of commodities which consumer consumes given his income and the market price of goods and services. यहाँ पर हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन, कि जितना ज़्यादा ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा उस पर मिलने वाली यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर क्वांटिटीज़ और एक्स एंड वाई दोनों बढ़ती चली जाएंगी। जैसे इस इंडिफरेंस मैप में अगर हम देखें तो IC1 पे सबसे कम यूटिलिटी मिल रही है, जितनी है वो IC1 पे पूरे कर्व पे उतनी ही रहेगी, लेकिन IC1 पर हम जाते हैं तो यहाँ IC से ज़्यादा यूटिलिटी है, IC2 पर उससे भी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा IC3 पर है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस मैप में जब हम बहुत सारे कर्व्स बनाते हैं तो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, दे कैन नेवर टच। ये तो हमने पढ़ा ही था कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इवन दे कैन नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को ये छू भी नहीं सकते, छूने पर भी वही प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ जाती हैं। लेकिन इनका पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 कर्व्स बनाए हैं, हो सकता है इनकी एक साइड में दूरी कम हो और एक साइड में ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है, इनका पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है। बस ध्यान रखना ये है कि दे कैन नॉट टच। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरी इस मेहनत से आपको कोई भी फ़ायदा मिल रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई टॉपिक जिसमें जो आप समझना चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।